दोस्तों, इसराइल में इस वक्त पॉलिटिकल माहौल काफी गरमाया हुआ है। नेतन्याहू की सरकार ने जुडिशियल रिफॉर्म जैसे ही सामने रखा, इसराइल की जनता का गुस्सा फूट गया और वहां सड़कों पर अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकल आए। पर क्या ये मामला सिर्फ एक लॉ से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे और भी कारण थे? क्या 2022 में चुनाव के आए नेतन्याहू की सरकार 2023 के अंत से पहले जा भी सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इस वीडियो में तलाशेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेतन्याहू के खिलाफ दोस्तों जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कोई एक घटना नहीं है, बल्कि कई घटनाओं का एक रिएक्शन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस सरकार के साथ है कि नेतन्याहू के पास पार्लियामेंट में बहुमत नहीं है, इसलिए उन्हें फार राइट ज़ायनिस्ट पार्टीज का समर्थन लेना पड़ रहा है। ज़ायनिस्ट वो लोग हैं जो मानते हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों का ही इलाका इसराइल का है। इसके अलावा इन पार्टीज का होमोसेक्सुअलिटी, रेस और रिलीजन जैसी चीजों को लेकर भी काफी कंजर्वेटिव स्टैंड है, जबकि ज्यादातर इसराइल एक लिबरल देश है जहां पर हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इस फार राइट सपोर्ट के कारण नेतन्याहू को काफी अनपॉपुलर होना पड़ा था, क्योंकि नेतन्याहू भी एक स्ट्रॉन्ग मैन नेता है जो कि खुद को डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट से भी ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। 23 मार्च 2023 के दिन इसराइल की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया था कि नेतन्याहू की पावर को कोर्ट की कार्रवाई से बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देता है। इस लॉ के बाद अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड करने के ऑर्डर नहीं दे सकती। नए लॉ के मुताबिक प्रधानमंत्री को तभी सत्ता से हटाया जा सकता है जब सदन में 3/4 बहुमत ये फैसला लिया जाए। ये लॉ सरकार के ताबूत में आखिरी कील जैसा था, जिसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पुलिस ने भीड़ पर वाटर कैनन चलाने शुरू कर दिया और नेतन्याहू के पर्सनल घर पर भी लोगों ने डेरा डाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक नदी हड़ताल के कारण देश के कई सारे सी पोर्ट्स और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बंद रखना पड़ा। इसके अलावा कई एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स भी बंद कर दी गई। यूं तो अभी तक जितने प्रोटेस्ट हुए हैं सभी शांतिपूर्ण ही रहे हैं, लेकिन इसराइल के एक्स एयरफोर्स चीफ का भी यही कहना था कि नेतन्याहू ने देश में गृह युद्ध शुरू कर दिया है। ये बात साफ है कि नेतन्याहू अब इसराइल में अपनी पावर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके कदम कुछ पुतिन के शुरुआती कदमों जैसे भी दिखाई देते हैं। पुतिन ने भी पहले नाइट विंग क्रिश्चियंस और चर्च को अपने साथ लिया था और कई ऐसे लोग हायर कर लिए थे जो कि कभी सरकार में नहीं होने चाहिए थे। अगर हम इसराइल की बात करें दोस्तों, तो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का पद इटामर बेन गिविर को दिया गया है। ये वो इंसान है जिसे इसराइली आर्मी ने मिलिट्री सर्विस से निकाल दिया था, क्योंकि एक कच पार्टी नाम की एक फेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हुआ करता था, जो कि खुद इसराइली गवर्नमेंट द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की जा चुकी है और इस पर 1994 में बैन लगा दिया गया था। ये वैसा ही है जैसे हाफिज सईद को आप भारत का रक्षा मंत्री बना दें। लेकिन नेतन्याहू और उनके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज यहाँ पर भी नहीं रुके। नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त कई सारे केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 4 केसेस बहुत ही फेमस हैं। इसमें से एक केस जर्मन सबमरीन्स की खरीदी में हुई गड़बड़ी से रिलेटेड है, जिसमें उन्हें रियायत मिल गई, लेकिन बाकी 3 केसेस अभी चल ही रहे हैं। नेतन्याहू पर दोस्तों ये भी इल्जाम है कि वो इन केसेस को चलने ही नहीं दे रहे हैं और ये खींचते चले जा रहे हैं, जबकि नेतन्याहू का ये कहना है कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल साजिश के तहत ये केसेस इतने लंबे वक्त तक खींचे जा रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू वो जुडिशियल रिफॉर्म लेकर आए थे जिसकी हमने पहले बात की, लेकिन अकेले सिर्फ यही रिफॉर्म नेतन्याहू नहीं लेकर आए थे। उन्होंने जुडिशरी में कुछ और भी चेंजेस किए थे, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल भारत में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच आजकल रिफॉर्म्स को लेकर तलवारें खींची हुई हैं। ये रिफॉर्म मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ईयर 11 द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो बेसिकली सरकार को कोर्ट्स को कंट्रोल करने का अधिकार देते थे। इनमें से एक रिफॉर्म ऐसा था जिसने किसी भी लॉ को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें बढ़ा दिया। शायद आपको पता ही होगा दोस्तों कि इसराइल के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो लोग बस लॉज बनाते हैं और उसके बाद ये लॉज सुप्रीम कोर्ट द्वारा चेक किए जाते हैं। अगर कोई लॉ इलीगल लग रहा है तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जिससे कि सरकार को भी हमेशा चेक में रखा जाता है। लेकिन अब सरकार ने किसी भी लॉ को इलीगल करार देने के लिए रिक्वायरमेंट्स को इतना बढ़ा दिया था कि वो आराम से कोई भी लॉ पास करवा सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को इलीगल डिक्लेयर करने में कामयाब हो जाती है तो इन नए रिफॉर्म्स के मुताबिक इजरायली पार्लियामेंट में इस डिसीजन को चेंज किया जा सकता है। वहां पर टोटल 120 सीट्स हैं। जिस भी पार्टी के पास 61 सीट्स या उससे ज्यादा होंगी वो आसानी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है, यानी कि सरकार जैसा चाहे वैसा लॉ बना सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसे इलीगल भी डिक्लेयर कर देती है तब भी पार्लियामेंट से पास करवा कर उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों इन रिफॉर्म्स में एक चीज ये भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास इसराइल के बेसिक लॉज की लीगलिटी चेक करने का भी अधिकार नहीं रह जाएगा, जो कि उनके पूरे लीगल फ्रेमवर्क के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह के रिफॉर्म का मतलब है कि अब चाहे नेतन्याहू कुछ सालों में इसराइल को एक मोनार्की या डिक्टेटरशिप में तब्दील कर दें, सुप्रीम कोर्ट उसे रिजर्व नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं पर ये लिस्ट खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बड़े डिक्टेटर की तरह नेतन्याहू को भी मालूम है
कि जजेस को अपनी जेब में रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उन्होंने जजेस के सिलेक्शन को लेकर भी कई बदलाव किए हैं। जहां भारत के किसी भी कोर्ट में कलीजियम सिस्टम के द्वारा सीनियर जजेस ही नए जजेस को चुनते हैं, वहीं इजराइल में ऐसा नहीं था। वहां पर एक जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी है जो कि ये सभी काम करती है। इस सिलेक्शन कमेटी में गवर्नमेंट मेंबर्स, पॉलिटिशियन, जजेस, ये 3 ग्रुप्स मिलकर जजेस को अपॉइंट करते हैं और इनके बीच में किसी भी ग्रुप के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अब हर सिलेक्शन को जज की मेरिट पर किया जाना होगा। लेकिन इन रिफॉर्म्स ने ये सजेस्ट किया कि इस कमेटी की 9 सीट्स में से 2 सीट्स बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स की हैं, जिन्हें रिप्लेस करके इन सीट्स को भी सरकार या गठबंधन को दे देना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो सरकार के पास 9 में से 5 सीट्स आ जाएंगी, जिससे वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। फिर वो जिस भी जज को चाहे उसे आराम से अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ जुडिशरी और सरकार के बीच नहीं है, बल्कि आज इजराइल की बेसिक और फंडामेंटल वैल्यूज पर हमला हो रहा है और पूरे सिस्टम को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। इजराइल में गवर्नमेंट के पास लीगल एडवाइजर्स होते हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और सिर्फ अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट करते हैं। इन लीगल एडवाइजर्स का काम ये होता है कि वो हर नए पॉलिसी चेंज को रिव्यू करे और अगर इनका अप्रूवल नहीं मिलता है तो फिर ये बिल आगे नहीं ले जाया जा सकता और उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस लेवल पर भी सरकार ने चेंजेस किए हैं कि अगर अब पॉलिटिशियंस को ये फ्रीडम दे दी है कि वो टेम्परेरी तौर पर लीगल एडवाइजर्स को कहीं से भी हायर कर सकते हैं और साथ ही अब उनकी जो एडवाइस होगी उसकी कोई मान्यता नहीं है। अगर वो किसी बिल को इलीगल भी कहेंगे तब भी सरकार उसे पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। ये वो सारी वजह है कि इजरायली लोगों को सड़कों पर आकर अपने देश को खुद ही डिफेंड करना पड़ा और वो इसमें कामयाब भी हुए जब नेतन्याहू सरकार ने इन बिल्स पर रोक लगा दी। लेकिन अब ये पूरी तरह से जीत की घोषणा नहीं है क्योंकि इजराइल की पॉलिटिक्स में इन फार राइट पॉलिटिशियंस ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। वैनक्यूवर, जिसकी हमने पहले बात की, उसके अंडर अब तक 1800 प्रिटोरियन गार्ड्स को डायरेक्टली लगा दिया गया है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि डिक्लेयर्ड फेसिस्ट है वो अब 1800 हाईली ट्रेन गार्ड्स की कमांड संभाल रहा है और हो सकता है आने वाले समय में ये संख्या बढ़ भी जाए। ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर अभी इस वक्त काफी दबाव है कि जो लॉज उन्होंने अभी फ्रीज किए हैं उन्हें सरकार को पास कभी ना कभी करना ही होगा क्योंकि इन पार्टीज की तरफ से काफी प्रेशर आ रहा है। ये भी मुमकिन है कि वो नाराज होकर नेतन्याहू से समर्थन वापस ले लें। इस समय अगर सरकार गिर जाती है और पार्लियामेंट डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन भी करवाए जाते हैं तो नेतन्याहू के लिए सत्ता में आना मुश्किल हो सकता है। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि नेतन्याहू उसी एजेंडे पर चलते रहेंगे जो उनके और इन पार्टीज के बीच में तय हुआ है क्योंकि अब अगला इलेक्शन 2027 में है। इसलिए इजरायली लोगों के लिए यूं ही बार बार सड़क पर आकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना हो सकता है उनके पास वो इजराइल ही ना बचे जिनके लिए वो इतने साल से लड़े। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या नेतन्याहू की ये सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाएगी या फिर उससे पहले ही सत्ता से बेदखल हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ मिला होगा सीखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।